आज हम लोग करने जा रहे हैं सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो हुआ करता था, जो अब नई बीएनएसएस में सेक्शन 144 है। अब सोच कर देखिए कि बाकी सामान्य जो स्टूडेंट हैं वो किस हिसाब से पढ़ते हैं और जो मेंस की आंसर राइटिंग है वो कैसे करनी चाहिए। सामान्यतः हम लोग ये मानकर चलते हैं कि सेक्शन 144 से लेकर 147 यानी कि 144, 45, 46, 47, सेक्शन 144, सेक्शन 145, सेक्शन 146 और सेक्शन 147 जो पुरानी सीआरपीसी का 125, 26, 27 हुआ करता था। हमारा मानना ये है कि प्री के लिए तो वो बैरक ठीक रहता है, लेकिन मेंस का आंसर कैसे लिखेंगे ये एक भारी समस्या रहती है। इसलिए मेंस का आंसर अगर लिखना है तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिए। वो ये है, क्या हम ये जो बेयर एक्ट है जिसको आप BNSS 2023 कह रहे हैं, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसका सेक्शन 144 से लेकर और 147 पुरानी वाली सीआरपीसी का सेक्शन 125 से लेकर 127, ये तो बेसिक चीज है। अब इनमें आखिर दिया क्या है 144 से लेकर और 147 तक। तो 144 से लेकर 147 में जो दे रखा है उसको जरा ध्यान देते हैं। तो मेन चीज जो है वो है सेक्शन 144 जिसमें मेंटेनेंस ऑफ वाइफ या वाइफ पेरेंट्स और चिल्ड्रन, ठीक है, ये मेंटेनेंस दे रखा है उसने। और हमने इसमें पढ़ा भी है कि भाई ये तरीका है, और ये सेक्शन 125 ये कहता है, 144 आजकल ये कह रहा है 146 की मेंटेनेंस कौन देगा, कैसे देगा, अल्टरेशन कर सकता है, उसका एग्जीक्यूशन, जैसे 147 में देखेंगे तो वो एग्जीक्यूशन की बात करता है, 145 में वो मेंटेनेंस की डेफिनेशन बात करता है, 145 में वो प्रोसीजर की बात करता है, 146 में वो अल्टरेशन की बात करता है। हाउ कैन वी अल्टरेट? तो सवाल यहाँ पर ये है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू, अब नई संहिता में ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 10 सेक्शन 144 से 147, ठीक है। नाउ इफ यू वांट टू गिव एन आंसर, इफ यू वांट टू राइट द आंसर, then you must have to write the answer on the basis of the cases। तो आप बिना केस लिखे तो क्या इन सेक्शंस को हम केसेस के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं? तो उसका एक प्रोसीजर है, उसका एक तरीका है, उसकी एक चाल है, कब से शुरू हुआ और कहां तक गया। तो इसमें वो सबसे पहले जो एक जजमेंट आता है वो है शाहबानो वर्सेस अहमद खान, 1986। शाहबानो वर्सेस अहमद खान कोई विशेष नहीं कह रहा है, वो ये कह रहा है, इसने बताया कि इसमें वाइफ, डिवोर्स वाइफ, इंक्लूडिंग मुस्लिम, और अगर इसको और एलिब्रेट करता है तो वो कहता है कि ये, चूंकि ये क्रिमिनल लॉ है तो क्रिमिनल लॉ नो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन।
इसको ऐसे समझना चाहिए। तो शाह बानो ने सेक्शन 125 आज के सेक्शन 124 को ये क्लैरिफिकेशन दिया कि वो ये कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है, 144 सबके ऊपर लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई रिलीजन का हो, भारत का नागरिक है, भारत में रहता है, और अगर इंडियन पिनल कोड का जुरिडिक्शन लगता है, भारत का जुरिडिक्शन लगता है, तो ऐसी परिस्थिति में सबको उसमें कवर किया जाएगा, नथिंग एल्स। सीधी सीधी एक बात। अब वकील अहमद के केस के बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट केस आता है वो आता है डैनियल लतीफी। डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट है 2002 का। अब डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या, वो शाह बानो से 2 कदम आगे निकलता है। मैं इन जजमेंट को आपको बता रहा हूं कि ये सब केसेस कैसे चल रहे हैं और कैसे आगे बढ़ रहे हैं। नाउ डैनियल लतीफी ये कह रहा है कि ये जो मुस्लिम वीमेन एक्ट है, मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986, जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने विरोध करने की वजह से राजीव गांधी सरकार उसको ले आई थी, 1986 का मुस्लिम वीमेन एक्ट है। इसको अगर पूरा कहना चाहो तो मुस्लिम वीमेन मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स एक्ट, इसको कहें मेंटेनेंस आफ्टर डिवोर्स, ये कानून था। इस कानून का जो विवादित सेक्शन बना वो बना सेक्शन 3A और सेक्शन 3B। ये कह रहा है कि पति की जिम्मेदारी बनती है डिवोर्स के बाद इद्दत खत्म होने से पहले फेयर मेंटेनेंस की व्यवस्था करे, फेयर और रीजनेबल मेंटेनेंस की व्यवस्था करे। कब? इद्दत खत्म होने से पहले। अब जो पूरा विवाद था वो विवाद ये था कि इद्दत खत्म होने से पहले फेयर मेंटेनेंस की व्यवस्था करे, फेयर मेंटेनेंस और रीजनेबल मेंटेनेंस की व्यवस्था करे। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फेयर एंड रीजनेबल? वो कह रहा है इद्दत खत्म होने से पहले। तो यही मुस्लिम पक्ष का ये व्यू था और उनका कहना था कि साहब हम इद्दत तक रिस्पॉन्सिबल हैं, चूंकि वो तो इस्लाम अनुमति नहीं देता, इसलिए इद्दत के बाद वो जाने, उसका काम जाने। सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल लतीफी के केस में कहा जब सेक्शन 3A 3B रीजनेबल एंड फेयर मेंटेनेंस अप टू इद्दत कहता है, इद्दत से पहले या इद्दत में, तो उसका मतलब ये होता है फॉर लाइफ टाइम। शाह बानो से 4 कदम आगे निकल गया। शाह बानो के जजमेंट में तो उसने यही कहा था कि मुस्लिम महिलाएं सेक्शन 125 में कवर होती हैं और जितनी अगर उसकी बीवियां हैं तो सब कवर होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात निकल कर आई कि जो 1986 में उसको शाह बानो को पलटने के लिए कानून बना था, वो कानून से ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और डैनियल लतीफी कह रहा है कि इद्दत खत्म होने से पहले लाइफ टाइम मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी, यानी कि इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो वो है परमानेंट एलिमनी। पहले क्या था? शाह बानो was saying that you can get the maintenance as per the order of the court, महीने महीने में ले लो। लेकिन अब वो कह रहा है कि इद्दत खत्म हो, यानी कि 4 महीने 10 दिन और या 3 महीने, जो भी जिस प्रकार की इद्दत हो, इद्दत खत्म होने से पहले मेंटेनेंस की व्यवस्था कर देनी पड़ेगी और लाइफ टाइम मेंटेनेंस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। लाइफ टाइम मेंटेनेंस का मतलब बिल्कुल साफ है कि अगर वो अब 50 साल जिंदा रहेगी तो अगले 50 साल तक एक अनुमान लगाकर परमानेंट एलिमनी उसको दे दीजिए। ये दूसरा केस आया, यानी कि एक नया डेवलपमेंट आया। तीसरा इसमें जो केस आया वो शायरा बानो का है। शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि इसकी बहुत रेलिवेंसी यहां पर नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखने के लिए आवश्यक है। ये ट्रिपल तलाक वाला केस है। ट्रिपल तलाक का केस है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक गैर संवैधानिक है, ट्रिपल तलाक होती नहीं। अब ट्रिपल तलाक से गैर संवैधानिक है तो केंद्र सरकार ने उस पर कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने कानून बनाकर
पनिश कर दिया, भैया जेल जाना पड़ेगा और वो करना पड़ेगा। तो एक नया केस आ गया, जब ये कह दिया कि जेल जाना पड़ेगा तो मोहम्मद अब्दुल सनद, मोहम्मद अब्दुल समद, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। ये शायरा बानो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि शायरा बानो को आगे बढ़ा रहा है ये केस। अब शायरा बानो को आगे बढ़ा रहा है तो इसका न्यूट्रल, चूंकि अभी के जजमेंट है तो इसका न्यूट्रल साइटेशन भी हमको मिल सकता है 2024 2024 INSC 506। ये न्यूट्रल साइटेशन सुप्रीम कोर्ट के अब से भी सभी हाई कोर्टों के में न्यूट्रल साइटेशन आपको मिलते हैं। तो ये न्यूट्रल साइटेशन 506, इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब सवाल क्या था? सवाल ये था कि साहब हमने ट्रिपल तलाक दिया, ट्रिपल तलाक आपने अवैध घोषित कर दिया और कानूनन ट्रिपल तलाक प्रोविजन एक्ट के तहत या जो मुस्लिम वीमेन एक्ट है उसके तहत हमको जेल भेज दिया जाएगा। अब व्यक्ति अगर जेल चला गया तो मेंटेनेंस कौन देगा? तो ये सुप्रीम कोर्ट आए ये कहते हुए कि साहब मेंटेनेंस का मेरा कोई लायबिलिटी नहीं बनती, हम इस पर मेंटेनेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम तो जेल में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप जेल में हैं तो मेंटेनेंस नहीं बनता। उन्होंने कहा कि हर स्थिति में मेंटेनेंस बनता है। शाहबानो और जो पीछे हमने जजमेंट पढ़ा डेनियल लतीफ़ी, शाहबानो, डेनियल लतीफ़ी और शायरा बानो, तीनों को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया मेंटेनेंस तो आपको शादी के तुरंत बाद, शादीशुदा है, डिवोर्स हो गया है, ट्रिपल तलाक अवैध हो गया है, ट्रिपल तलाक नहीं हो सकता, अपराध हो गया है, या कुछ भी हो गया हो, तुमने शादी की है और अगर तुमने शादी की है तो वो आपको भरण पोषण उसका करना पड़ेगा, बच्चों का भरण पोषण करना पड़ेगा। ये बात इन्होंने कह दिया कि जब शादी अवैध हो गई हो, जब ट्रिपल तलाक अवैध हो गया हो, क्राइम हो गया हो, जेल में हो, तो भी मेंटेनेंस आपको ही भरना पड़ेगा। ये बात चारों जजमेंटों को अगर आप देखेंगे तो अगर मुस्लिम वीमेन की बात आती है तो इन चारों जजमेंटों के आधार पर आंसर लिखा जा सकता है, और अगर जनरल बात आती है तो भी चारों जजमेंटों के आधार पर, चूंकि ये वाला जो मोहम्मद अब्दुल समद का जजमेंट है अभी 2024 का ही जजमेंट है, अब्दुल समद के जजमेंट में उसने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी कि ये सब पर लागू होता है, वो हिंदू हो मुसलमान हो इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने क्राइम किया हो, आप जेल में हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। अगर बीवी मेंटेन नहीं कर सकती तो अब उस पर हम आते हैं कि मेंटेनेंस बांधेंगे कैसे, मेंटेनेंस का तरीका क्या हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेंटेनेंस के तरीके को लेकर अपने पास 2-3 बड़े केस हैं। विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल, विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल, ये 2012 का जजमेंट है और इसमें बात परमानेंट एलिमनी की है या एलिमनी की है। आप चाहें तो इस जजमेंट को याद करें, नहीं तो इसके बाद एक 2021 का बड़ा जजमेंट है जिसने इसको इनकॉर्पोरेट किया है। लेकिन फिर भी कहानी आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, तो वो कहता है कि कंसीडर क्या क्या करना है एलिमनी के लिए, व्हाट टू कंसीडर। ये तो पीछे हमने 4 जजमेंटों में सीख लिया, सेक्शन 125 या सेक्शन 144, वो ये कह रहा है कि ये 4 जजमेंट हैं। कौन कौन से? पहला जजमेंट उसने कहा कि शाहबानो है, दूसरा डेनियल लतीफ़ी है, तीसरा शायरा बानो है और चौथा मोहम्मद समद अहमद है, जो अभी 2024 का है। उसने पिछले वाले सारे जजमेंटों को इनकॉर्पोरेट किया है। तो मोहम्मद समद अहमद भी खुद में जजमेंट है, बड़ा है, उसको अगर करना चाहें तो वो तीनों उसमें इंक्लूडेड हैं, तीनों का उसने मैं हवाला भी दिया है। लेकिन अब बात आती है कि मेंटेनेंस का अधिकार तो है, कितना, हाउ मच। तो पहला राइट मेंटेनेंस का, ड्यूटी मेंटेनेंस की, और तीसरा अब आता है कि कितना, हाउ मच।
और जो उसमें डेनी लतीफी में उसने कह दिया था कि नहीं आपको जो है वो एक साथ देना पड़ेगा, तो वो एलिमनी हो गई। अगर एलिमनी ली जाएगी, हालांकि हिंदुओं पर एलिमनी वाला फार्मूला तभी लागू होता है जब पति पत्नी दोनों एग्री हों, हिंदुओं पर एलिमनी एक साथ लागू नहीं होता। लेकिन डेनी लतीफी के बाद मुसलमानों पर यह लागू होता है कि उसको अगर डिवोर्स हो गया है तो उसकी इद्दत खत्म होने से पहले एक साथ आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है क्या क्या कंसीडर करोगे? सोशल स्टेटस। पहला, सोशल स्टेटस, पति पत्नी का सोशल स्टेटस क्या है ये कंसीडर करना पड़ेगा। दूसरा, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, कंडक्ट ऑफ पार्टीज, दोनों का व्यवहार कैसा है। अब मालूम पड़ा कि पत्नी कहीं बायगामी करती है या कहीं जार कर्म करती है और मेंटेनेंस मांगे तो सेक्शन 144 उसको अलाउ नहीं करता है, या 125 भी उसको अलाउ नहीं करता था। ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं। तो कंडक्ट, या बिना किसी कारण के वो बाहर रहना चाहती है, बिना किसी कारण के वो जाना चाहती है, बिना किसी कारण के वो पति को छोड़ जाती है या कहीं और बस जाती है, मायके चली जाती है, कारण अगर उसके पीछे नहीं होगा तो फिर तो वो कहता है कंडक्ट ऑफ पार्टीज, उन दोनों के व्यवहार, कंडक्ट कैसा था, क्या कारण था, वो कंडक्ट के आधार पर कि वो कर क्या रहे हैं, किस स्थिति में है। तीसरी बात वो कहता है लाइफ स्टाइल, दोनों की लाइफ स्टाइल क्या है। अब पति की मालूम पड़ा आमदनी 20,000 रुपया है और पत्नी कहती है नहीं मैं तो क्लब्स में जाऊंगी, तो फिर वो लाइफ स्टाइल के आधार पर, कैपेसिटी के आधार पर। और चौथी बात वो कहता है आफ्टर अदर एंसिलरी, अदर एंसिलरी फैक्टर्स। अब अदर एंसिलरी फैक्टर्स का मतलब है कि स्कूल में क्या स्थिति है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्या हो रहा, घर में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, कोई हारी है, बीमारी है, कोई परेशानी है, तो ये सब चीजें कंसीडर करेगा। ये उसने विश्वनाथ अग्रवाल वर्सेस सरला, विश्वनाथ अग्रवाल 2012 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये 4 चीजें बताई थी। लेकिन इतना नहीं है, अब एक बड़ा जजमेंट है जो इन सबको इंक्लूड करेगा। वो जजमेंट है और रिसेंट है 2022 का, रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स। रजनीश वर्सेस नेहा एंड अदर्स, ये 2021 का जजमेंट है। अभी एक इसके बाद 2024 का जजमेंट एलिमनी कितनी हो वो भी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो उसके आधार पर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें कंसीडर की। इन्होंने 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 कंडीशनें बताई हैं कि एलिमनी तय करते समय, मेंटेनेंस तय करते समय ये 8 फैक्टर देखने आवश्यक हैं। इन 8 फैक्टर्स में क्या है? पहला, स्टेटस, स्टेटस में भी सोशल एंड फाइनेंशियल, सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, रीजनेबल नीड्स, पार्टीज की रीजनेबल नीड्स, पार्टी की आवश्यकताएं क्या क्या हैं, पार्टियों को क्या क्या चाहिए, खास तौर से वाइफ और चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चे की आवश्यकताएं, बच्चों की आवश्यकताएं क्या हैं, ये कंसीडर करना पड़ेगा। तीसरी चीज, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन संभवतः इसलिए कंसीडर करने की बात कही गई होगी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दोनों की क्वालिफिकेशन क्या है, तब कंसीडर किया जाए। एक पर्दानशीन महिला है,
उसके पास कोई साधन नहीं है, कोई वो नहीं है, और एक बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लेडी है। दोनों की स्थिति अलग अलग होगी, इसलिए मेंटेनेंस भी अलग अलग होगा। एक सेल्फ को मेंटेन करने में सक्षम होगी और एक किसी भी हालत में मेंटेन करने में सक्षम नहीं होगी। इसलिए पार्टीज की क्वालिफिकेशन कहता है, इसके अलावा क्वालिफिकेशन के अलावा वो आगे कहता है कि एम्प्लॉयमेंट, स्टेटस, दोनों के एम्प्लॉयमेंट की क्या व्यवस्था है, भाई पति की भी आमदनी की क्या वो है। हालांकि उसको अलग से कंसीडर करने के लिए एक पॉइंट बनाया, और वो पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रजनीश वर्सेस नेहा नदर्स के केस में बना रहा है। इंडिपेंडेंट इनकम एंड एसेट्स, इंडिपेंडेंट इनकम एंड एसेट्स, दोनों के पास अलग अलग इनकम का क्या स्रोत है और उनके पास एसेट्स क्या हैं, धन कितना है, गड़ा हुआ दबा हुआ बैंक में इधर उधर क्या स्थिति है, वो भी कंसीडर करना पड़ेगा। चौथा पांचवा कह रहा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन हाउस, घर में उनके रहने का तरीका, स्टैंडर्ड क्या है। छठा कह रहा है रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट, लिटिगेशन कॉस्ट यानी कि जो दावे का खर्चा है, स्पेशली फॉर इलिटरेट एंड नॉन वर्किंग वीमेन, यानी कि जो पर्दानशीन है, जिसके पास कोई अपने एसेट्स नहीं है, जिसके पास अपनी कोई साधन नहीं है, जिसके पास अपनी बुद्धि या मैं कहूँ कि इतनी स्किल्स नहीं है, और इसके अलावा वो इलिटरेट है और नॉन वर्किंग भी है। सातवां उसने बताया फाइनेंशियल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, उसकी इनकम, उसके ऑब्लिगेशन, उसकी लायबिलिटी, यानी कि फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, लायबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, उसके ऊपर कितना खर्चा है, कितने ऑब्लिगेशंस हैं, कितने, और सपोज उसके माँ बाप अगर हैं तो 10,000 इनकम है, 10,000 इनकम में से 50% उसके पर्सनल के लिए छोड़ा जाता है, बाकी बचा 50%। उस 50% में बूढ़े माँ बाप, बच्चे और पत्नी, यानी कि वो उसकी आमदनी अगर 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये में से 5,000 तो उसके जो व्यक्ति है उसके लिए छोड़ने पड़ेंगे, बाकी 5,000 में पूरे परिवार का। तो हो सकता है कि 2,500 रुपये हिस्से में पड़े, हो सकता है कि 1,000 रुपया हिस्से में पड़े। इसको ऐसे लेते हैं, अगर 50,000 आमदनी तो 25,000 उसके खुद के खर्चे के लिए छोड़ना चाहिए। 25,000 जो बचते हैं, उन 25,000 में उसकी लायबिलिटीज़ क्या क्या हैं, उसके ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं, कोई कर्जा तो नहीं है, कोई भरता, कहीं पैसे तो नहीं भर रहे, कोई बीमारी का समस्या तो नहीं है, या कहीं और कोई किस्तें तो नहीं जा रही हैं, कोई मकान की लायबिलिटी तो नहीं है। और अब जो बचे उन ऑब्लिगेशंस और उसके अलावा अब जो बचे उस पर डिपेंडेबिलिटी कि भाई माँ बाप, भाई बहन और परिवार कितने डिपेंड है। और आठवां जो इसमें उसने बताया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा नदर्स ने बताया, एम्प्लॉयमेंट सेक्रीफाइस, एनी employment sacrifice for family, दोनों ने
परिवार के लिए कोई सेक्रीफाइस किया है क्या, दोनों ने जॉब छोड़ दिया हो, एक ने जॉब छोड़ दिया हो, दूसरे ने जॉब छोड़ दिया हो, बड़ी समस्याएं आती हैं, बड़े काम करने हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये बता रहा है कि लायबिलिटी उनके ऊपर क्या। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए एक और जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का अभी का है, उस केस का नाम है किरण ज्योति माइनी। किरण ज्योति माइनी वर्सेस आशीष प्रमोद पटेल। आशीष प्रमोद पटेल। इसका न्यूट्रल साइटेशन है 530 2024 INSC 530। ये बिल्कुल एकदम लेटेस्ट जजमेंट है। पुराने जजमेंटों को ये सब का हवाला दे रहा है, जितने जजमेंट अभी हमने पढ़े हैं उनका भी थोड़ा थोड़ा उसने पार्ट बताया। और इस जजमेंट में वो ये कह रहा है कि एलिमनी, इसमें एक्चुअली 2 करोड़ रुपए एलिमनी बना दी कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई एलिमनी बनाने के लिए पीछे वाले केसेस को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि अभी हम लोगों ने एक केस डिस्कस किया, उस केस को रजनीश वर्सेस नेहा का, रजनीश वर्सेस नेहा के केस में बाकायदा बताया कि एलिमनी कैसे बनाई जाएगी। आपने 2 करोड़ रुपया एलिमनी बना दी हाई कोर्ट ने, तो ये तो बिल्कुल नॉन कंसिडरेबल है। उसकी स्थिति देखो तो पीछे वाला सारा उसने दिया और फिर 2 करोड़ रुपए की एलिमनी को भी उसने वैध नहीं माना। इसलिए यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि ये जजमेंट सबको इंक्लूड करता है। हम लोगों ने आज, अब इसमें 125 पर किसी को कोई क्वेश्चन है? 125 यानी कि 144 पर, 144, 46 ये कहाँ इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है? तो पहले तो 145 बताएगा प्रोसीजर का मतलब है जहाँ दोनों की शादी हुई, जहाँ माँ बाप रहते हैं, जहाँ दोनों में से कोई भी रहता है। और राइट वाइफ का होगा यानी कि महिला का होगा कि वो केस को ट्रांसफ़र करवा सकती है। ये वाला जो केस है ये उत्तर प्रदेश का केस है। महिला दिल्ली में रहती है तो वो ट्रांसफ़र करवाकर सुप्रीम कोर्ट से ले गई कि वो दिल्ली में केस करना चाहती है। तो गौतम बुद्ध नगर से केस उठकर 30 हजारी चला गया था, यानी कि महिला के रेजिडेंस के स्थान पर वो केस चला गया था, ऐसा कानून है। अब इसमें वो इम्प्लीमेंट इन्फोर्स कौन करवाएगा? तो इन्फोर्स करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 147 में ये व्यवस्था दे रखी है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट जहां कहीं भी संपत्ति मिले, जहां कहीं भी पति के पास कोई धन हो, जहां कहीं से भी इम्प्लीमेंट हो सके वहां पर मैजिस्ट्रेट इम्प्लीमेंट करवा सकता है। ये उसने व्यवस्था दे रखी है। तो आपको लगता है कि कहां पर है पति की प्रॉपर्टी, या पति कहाँ हो सकता है, कहाँ जॉब करता है, कहाँ रहता है, वहां पर आप मैजिस्ट्रेट से मेंटेनेंस की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अब इसका एक वाइसी वर्सा ये है कि अगर हम गार्जियनशिप एक्ट को साथ में पढ़ते हैं, माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट को पढ़ते हैं, मेंटेनेंस को पढ़ते हैं, हिंदू मेंटेनेंस को पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थिति में वाइसी वर्सा वो स्पाउस की बात करता है। और स्पाउस का मतलब दोनों, पति भी मेंटेनेंस ले सकता है, पत्नी भी मेंटेनेंस ले सकती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन वो केवल हिंदुओं के लिए लागू है, बाकी के लिए नहीं। मैंने आपको 144 से 147 तक केवल ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, याद रखिएगा, इफ यू आर एबल टू राइट द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट, अगर आप जजमेंटों के आधार पर आंसर लिखने में सक्षम हो गए तो आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया। बेयर एक्ट प्री के लिए अच्छा है, लेकिन जजमेंट के नाम प्री के लिए अच्छे हैं। मेंस लिखना है तो अब आपको मेंटेनेंस का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जितना मैंने अभी करवाया ये पुराने, देखिए ये जो मैंने करवाए अभी केसेस, वो सारे आपको लिखने पड़ेंगे, तब मेंस का आंसर सामने लिखकर आएगा। नहीं तो मेंस का आंसर आपका अधूरा रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। और अगर आंसर आपका छोटा अधूरा रह गया तो इट्स मीन्स कि अब आपको मार्किंग में समस्या आएगी, मेरिट में समस्या आएगी, क्वालिफिकेशन में भी समस्या आ सकती है। आपने केवल बेरेक्ट लिख कर आए। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस करते हैं तो मोस्टली वी रन्स ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट। हम जजमेंटों के बेस पर ही चलते हैं, जजमेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो
कानून का वो विद्यार्थी, वो जज अच्छा है जो कॉन्सेप्ट जानता है। बेयर एक्ट कम और कॉन्सेप्ट ज्यादा जानता है। बेयर एक्ट केवल सपोर्ट के लिए रखता है, लेकिन जो केवल बेयर एक्ट पर चलने वाले लोग हैं वो अच्छे कानून के फॉलोवर नहीं हो सकते हैं। वो प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, जज बनने के लिए वो ठीक नहीं है, क्योंकि सारा का सारा खेल हिंदुस्तान के अंदर कानून पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाएं, उसके अलावा भी ऑन द बेसिस जजमेंटों के बेसिस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना भी दिया है और कोर्ट को लगता है कि ये कॉन्सेप्चुअली गलत है, तो उसको अवैध भी घोषित कर देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी आंसर लिखना सीखिए तो आप बेयर एक्ट साइड में रख दीजिए, जो प्री में आपने पढ़ा था वो सपोर्टिव हो सकता है, लेकिन आप क्या कॉन्सेप्ट के बेस पर आंसर लिख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए क्या आप कुछ जजमेंटों का, कुछ नोटिफिकेशनों का सहारा ले सकते हैं। अगर ले सकते हैं तो आपकी फुल मार्किंग होने वाली है, अगर नहीं ले सकते हैं तो आप संकट में आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये शिकायत करते हैं, हमने तो साहब बहुत अच्छा लिखा था, बेयर एक्ट हमने रट कर रखा था, लेकिन साहब मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। मेंस क्वालिफाई भी हुआ तो इंटरव्यू में अटक जाते हैं, क्योंकि मेंस में नंबर कम रहे होंगे। इसलिए आंसर राइटिंग के लिए बहुत आवश्यक है कि यू मस्ट हैव टू नो द कॉन्सेप्ट इन इंडिया, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ऐसे लिखना चाहिए। ओके, आज के लिए हम लोग यहीं पर इसको पूर्ण करते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे। बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि जो अपना ऐप है, ऐप पर आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। मैं तो ये लेटेस्ट जजमेंटों के हवाले से एक नया सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूं, ताकि लोग आंसर लिखना सीख जाएं, पूरा कॉन्सेप्ट समझना सीख जाएं। हालांकि वहां पर भी कॉन्सेप्ट समझाया गया, लेकिन अब हम पूरा खेल सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंटों के आधार पर रिप्लेस कर रहे हैं। थैंक यू।